हेलो माय डियर स्टूडेंट, आज हम सामान्य अध्ययन के बारे में जानेंगे जो कि हर एग्ज़ाम में बहुत बेहतरीन तरीके से क्वेश्चन उठाए जाते हैं। और सामान्य अध्ययन के साथ साथ आने वाले समय में हम करंट अफेयर्स की भी टीमों को अपने पास रखेंगे, जिसमें बेहतरीन तरीके से आपको करंट अफेयर्स भी पढ़ाया जाएगा। आज हम सामान्य अध्ययन के सिलेबस के बारे में चर्चा करेंगे जो एक दिवसीय एग्जामों में पूछे जाते हैं। तो जो सामान्य अध्ययन का सिलेबस है, इसमें सबसे बड़ी महत्वपूर्ण जो कड़ी आती है, सबसे पहले अगर हम देखें तो इतिहास आता है। इतिहास, जो इतिहास है, अब इसमें भी दो तरीके के इतिहास हैं। एक तो विश्व का इतिहास, विश्व का इतिहास, और जो दूसरा है ये है भारत का इतिहास। भारत का इतिहास, भारत के इतिहास को हम 3 पार्टों में बांट करके पढ़ते हैं। प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत, और तीसरा है आधुनिक भारत। आधुनिक भारत। इतिहास के दूसरे ठीक बाद जो अगला आता है चैप्टर, वो आता है भूगोल। भूगोल भी दो दृष्टि से हम पढ़ेंगे, एक विश्व का भूगोल और दूसरा भारत का भूगोल। और जो इसी क्रम में तीसरी कड़ी आती है हमारे पढ़ने का, हम पढ़ेंगे भारत का संविधान एवं राज्य व्यवस्था। फिर चौथी कड़ी में हम पढ़ेंगे भारतीय अर्थव्यवस्था। फिर पांचवें क्रम में हम साइंस को पढ़ेंगे, जिसमें तीनों विज्ञान आएंगे, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान आएंगे। फिर छठवें नंबर पे विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी। फिर अगले 7वें नंबर पे हम कंप्यूटर को पढ़ेंगे और लास्ट हमारा टॉपिक होगा विविध। इतने सामान्य अध्ययन के पार्ट जिनसे कॉम्पिटिटिव एग्जामों में क्वेश्चन पूछे जाते हैं अक्सर, जिसमें पहला आता है इतिहास। इतिहास को हम 2 भाग से पढ़ते हैं, एक विश्व का इतिहास जो कि एसएससी के परीक्षाओं में पूछा जाता है, पुलिस की परीक्षाओं में, यानी स्टेट लेवल के अंडर में जो एग्जाम है इनमें बहुत कम विश्व के इतिहास से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और दूसरा भारत का इतिहास, जिसमें हम प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक भारत के इतिहास के बारे में पढ़ेंगे। फिर अगला टॉपिक हमारा होगा दूसरे नंबर का भूगोल। भूगोल के 2 विषय हैं, एक विश्व का भूगोल और दूसरा भारत का भूगोल। इसके बारे में भी अभी हम विस्तृत अध्ययन करेंगे। फिर अगला आता है भारत का संविधान एवं राज्य व्यवस्था। फिर अगला टॉपिक है चौथा हमारा भारतीय अर्थव्यवस्था, इकोनॉमिक्स। फिर 5वां है साइंस, विज्ञान, जिसमें हम तीनों विज्ञान के बारे में अध्ययन करेंगे, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान। 6वां है विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी। फिर अगला है 7वां कंप्यूटर। फिर 8वां विविध। इसमें जितने भी टॉपिक हैं सभी टॉपिकों के अलग अलग टीचरों के द्वारा बताया जाएगा और पढ़ाया भी जाएगा बेहतरीन तरीके से। विस्तृत सिलेबस होंगे, आपको पाठ्यक्रम यानी इसका जो सिलेबस है वो भी प्रोवाइड किया जाएगा ऑनलाइन। इसके बाद
इसमें जो सिलेबस के साथ साथ जो पढ़ने के लिए नोट्स होंगे वो भी प्रोवाइड किया जाएगा क्लास के साथ साथ। तो आज हम इतिहास के बारे में बात करेंगे सबसे पहले कि इतिहास होता क्या है और इतिहास कैसे बना, क्या है, सारी कुछ इसमें जानकारियां लेंगे। जो इतिहास है, इतिहास पहले तो इसको हम देखेंगे। इतिहास, जो इतिहास शब्द है क्या है? इतिहास, जो इतिहास है ये दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, इति प्लस हास। इति का मतलब होता है बीती हुई और हास का मतलब होता है बात, यानी बीती हुई बात को दोहराना ही इतिहास कहलाता है। बीती हुई बात को दोहराना ही क्या कहलाता है? इतिहास कहलाता है। लेकिन अनेक अनेक जगहों पर अलग अलग की परिभाषाएं मिलती हैं। कहीं कहीं पर आपको मिलेगा इति प्लस ह प्लस आस। इसका भी मतलब वही है कि अतीत में जो कुछ प्रमाणित तरीके से हुआ है, यानी जो कुछ अतीत में बीते हुए में अतीत में जो कुछ प्रमाणित तरीके से हुआ है वो इतिहास है। जो इतिहास शब्द है ये हिस्ट्री, HISTORY, हिस्ट्री शब्द। जो हिस्ट्री है ये ग्रीक वर्ड है। ग्रीक वर्ड हिस्टोरिका से बना है। हिस्टोरिका से बना हुआ है, इससे शब्द बना हुआ है। हिस्टोरिका एक ग्रीक शब्द है जिससे हिस्ट्री शब्द का निर्माण हुआ। जो हिस्ट्री है इसके जो जनक माने जाते हैं, फादर ऑफ हिस्ट्री जो माने जाते हैं वो हेरोडोटस माने जाते हैं। हेरोडोटस ने एक हिस्टोरिका नामक पुस्तक लिखी। इन्होंने एक बुक लिखी थी, बुक्स हेरोडोटस, हिस्टोरिका। कहीं कहीं हिस्टोरिया भी देता है, तो हिस्टोरिका नामक इन्होंने एक बुक लिखी थी। कहीं कहीं हिस्टोरिया भी देता है। अलग अलग किताबें हैं, अलग अलग तरीके से प्रिंट करती रहती हैं। यानी जो इतिहास है दो शब्दों से मिलकर बना है, इति और प्लस हास। इति का मतलब होता है बीती हुई और हास का मतलब होता है बात। यानी हम कह सकते हैं कि बीती हुई बात को दोहराना ही इतिहास कहलाता है। परंतु वे घटनाएं या बातें प्रमाणित और निश्चित तौर पर घटित हुई हूं वो इतिहास कहलाता है। आशा है कि आप इतना नोट कर लिए होंगे। यानी बीती हुई बात को दोहराना ही इतिहास कहलाता है, परंतु वे घटनाएं निश्चित और प्रमाणित तरीके से हुई। जो इतिहास है इसको हिस्ट्री बोलते हैं। ग्रीक वर्ड हिस्टोरिका से बना है। हेरोडोटस नामक एक इतिहासकार हुए जिन्होंने इस पुस्तक को, हिस्टोरिका एक पुस्तक लिखी जिसे हिस्ट्री बनी हुई। हिस्ट्री को, इतिहास को हम दो भागों में बांट करके पढ़ते हैं। एक तो विश्व का इतिहास, दूसरा भारत का इतिहास।
भारत का जो इतिहास है, हमको सबसे पहले इसी के बारे में अध्ययन करना है कि जो भारत का इतिहास है क्या है। भारत का इतिहास के बारे में हमको अध्ययन करना है। तो आज हम भारत के इतिहास के भी बारे में जानेंगे। जो भारत का इतिहास है, ये भारत का इतिहास, इसको हम 3 भागों में बांट करके अध्ययन करते हैं। पहला प्राचीन भारत, दूसरा मध्यकालीन भारत, और तीसरा आधुनिक भारत। जो आधुनिक भारत है, हम इसको 2 भागों में बांट करके भी कहीं कहीं पढ़ते हैं। एक स्वतंत्रता से पूर्व का भारत, और दूसरा स्वतंत्रता के आंदोलनों के बारे में हम पढ़ते हैं। जो प्राचीन भारत का समय है, ये अज्ञात से लेकर 712 ईस्वी तक माना जाता है। ये तिथियां बहुत महत्वपूर्ण है, जो कि पिछले पेट के एग्जामों में पूछी भी गई है। मध्यकालीन भारत का जो समय है, ये 712 ईस्वी से स्टार्ट होता है और चल करके 1707 ईस्वी में खत्म होता है। 1707 ईस्वी वाली यही तिथि पेट की पिछली परीक्षाओं में पूछी गई थी। यहाँ पर 1709 दे दिया था। 1707 में जब अकबर की मृत्यु हो जाती है, तो यहीं से हमारा मध्यकालीन इतिहास मोड़ लेकर के आधुनिक भारत के इतिहास में प्रवेश कर जाता है। और आधुनिक भारत के इतिहास का जो समय है, ये 1707 ईस्वी से स्टार्ट होता है और आजादी 1947 तक चलता है। इसको हम 2 भागों में बांट करके पढ़ते हैं। एक 1707 से लेकर के स्वतंत्रता पूर्व आंदोलन जो चला 1857 की क्रांति तब तक का भारत, और फिर दूसरा 1857 के बाद से लेकर के 1947 तक हम स्वतंत्रता आंदोलनों के बारे में पढ़ते हैं। भारत के इतिहास में सबसे अहम भूमिका रखने वाला आधुनिक भारत से, आज के डेट के जो एग्जाम हो रहे हैं, आधुनिक भारत से क्वेश्चन सर्वाधिक हैं। प्राचीन भारत से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें हम सबसे पहले इसकी जो तिथियां हैं अज्ञात है, कोई जानकारी नहीं मिलती। 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम का आक्रमण होता है और प्राचीन भारत से हम मध्यकालीन भारत में प्रवेश ले लेते हैं। अलग अलग किताबों में अलग अलग तरीके की तिथियां दी गई हैं, लेकिन जो एनसीईआरटी पैटर्न की किताबें हैं, वो 712 ईस्वी से 1707 ईस्वी तक ही मध्यकालीन भारत का समय मानती है, और आधुनिक भारत का समय 1707 से लेकर के आजादी तक है। आज हम प्राचीन भारत के इतिहास के बारे में जानेंगे, और जो इतिहास है उसके बारे में भी हमें जानना है कि जो इतिहास के स्रोत हैं कौन कौन से स्रोत हैं। तो जो इतिहास के स्रोत मिलते हैं हमको, सबसे पहले उसको भी जानेंगे। पहला है हमारा पुरातात्विक स्रोत। जो पुरातात्विक स्रोत है, इसमें सिक्के, अभिलेख एवं मुहर ईटीसी इत्यादि बहुत से ऐसे जो अवशेष पुराने मिले हैं, पुराने अवशेष इन पुरातात्विक स्रोतों में आते हैं। दूसरा है हमारे साहित्यिक स्रोत, साहित्यिक स्रोत। जो साहित्यिक स्रोत है, इसको भी हम 2 भागों में बांट करके पढ़ते हैं, एक धार्मिक और एक गैर धार्मिक, एक धार्मिक और एक दूसरा
गैर धार्मिक, थोड़ा सा इसको मिटाना पड़ेगा। आप नोट भी करते रहेंगे साथ साथ में। इसको हम दो पार्टों में बांट करके पढ़ेंगे, एक धार्मिक स्रोत और दूसरा गैर धार्मिक स्रोत। गैर धार्मिक स्रोत, गैर धार्मिक स्रोत। धार्मिक स्रोत जो हिंदू धर्म के अनेक धर्मों के जो किताबें हैं उनमें जो हमको स्रोत मिलते हैं, कौन कौन सी चीजें कहाँ से कैसे आए, मानव का उत्पत्ति कैसे हुआ, जो जीव जंतु हैं इनकी उत्पत्ति कैसे हुआ, और भी चीजें कैसे बनी, इन सारी चीजों का धार्मिक स्रोत भी मिलते हैं हमारे इतिहास के बारे में। और गैर धार्मिक स्रोत जैसे अर्थशास्त्र, लिखी गई राजनीति वाले अर्थशास्त्र जो चाणक्य ने लिखा, इस तरह की जो पुस्तकें हैं गैर धार्मिक में आती हैं। इसमें जैसे महापुराण, उपनिषद इत्यादि जो पुस्तकें हैं इसमें धार्मिक पुस्तकों में आती हैं, और गैर धार्मिक में अर्थशास्त्र, जो राजनीति की अर्थशास्त्र थी जिसने चाणक्य ने लिखा था, चाणक्य जिसका नाम विष्णुगुप्त, कौटिल्य सब कुछ है, विष्णुगुप्त, कौटिल्य, अर्थशास्त्र रिटेन बाय। इसको आप नोट भी करते रहेंगे साथ साथ में, यहाँ से क्वेश्चन पूछे भी गए हैं एग्जामों में पिछले। तो इतिहास का पहला जो स्रोत हमें मिला पुरातात्विक स्रोत, दूसरा हमने देखा साहित्यिक स्रोत, और तीसरा जो स्रोत है वो है विदेशी यात्रियों का विवरण, यानी जो विदेशी यात्री हैं इनका विवरण हमें मिलता है। जैसे हमारे यहाँ मेगास्थनीज इंडिका नामक पुस्तक लिखा, एक अगला व्यक्ति आया इब्न बतूता, मोहम्मद बिन तुगलक के समय में आया, जिन्होंने पुस्तक लिखा था, रिहला नामक पुस्तक लिखा। इस प्रकार से हमें बहुत सी चीजें हैं ऐसी जो मिलती हैं, जिसमें विदेशी यात्रियों के विवरण से भी हमारे भारतीय इतिहास के बारे में, विश्व के इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। तो इतिहास के स्रोत हैं पुरातात्विक स्रोत, जो सिक्के हैं पुराने मिले हैं, सिक्के बताते हैं कि हमारी जो सभ्यताएं हैं वो कितनी पुरानी है और इसके पहले कब इस सारी चीजें के उपज हुई। अभिलेखों से साक्ष्य मिलता है हमारे पुराने राजा महाराजाओं का राज कैसे रहा, एवं मुहर कौन सी किस प्रकार की मुहरें चली। साहित्यिक स्रोत में धार्मिक स्रोत महापुराण, उपनिषद, गैर धार्मिक स्रोत जो अर्थशास्त्र चाणक्य इन्होंने पुस्तक लिखा, ये गैर धार्मिक पुस्तकें हैं जिनसे हमारे साम्राज्य के बारे में, पिछले इतिहासों के बारे में जानकारी मिलती है। अगला है विदेशी यात्रियों का विवरण, जिसमें मेगास्थनीज ने इंडिका नामक पुस्तक लिखा, इब्न बतूता ने रिहला नामक पुस्तक लिखा। बहुत से ऐसे विदेशी यात्री हैं, चीनी यात्री हैं जिन्होंने लिखा और उससे हमारे इतिहास के बारे में जानकारियां मिलती हैं। तो आज हम लोग भारत के इतिहास के बारे में, जो प्राचीन इतिहास है इसके बारे में अध्ययन करेंगे कि प्राचीन जो इतिहास है क्या है, कैसे है, इसकी जानकारी को हासिल करेंगे। हमें आशा है कि आप एक बार अपने मोबाइल में स्क्रीनशॉट ले लेंगे या नोट कर लेंगे। आज हम पढ़ेंगे सामान्य अध्ययन में इतिहास, और इतिहास में सबसे पहले पढ़ेंगे भारत का इतिहास। भारत का इतिहास, और भारत के इतिहास के बाद हम पढ़ेंगे इसमें सर्वप्रथम प्राचीन भारत का इतिहास।
जो प्राचीन भारत का इतिहास है इसको हम जानेंगे कि प्राचीन भारत का जो इतिहास है क्या है। प्राचीन भारत के इतिहास को हम 3 पार्टों में बांट करके पढ़ते हैं। पहला है प्राग ऐतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल। अगला हम पढ़ेंगे आद्य ऐतिहासिक काल, और जो तीसरा नंबर का है ये होगा ऐतिहासिक काल। अब प्रागैतिहासिक काल, प्री हिस्ट्री पीरियड। प्रागैतिहासिक काल जो है इसको हम जानेंगे जिस काल में न तो कोई लिपि लिखी गई, यानी एक ऐसा काल, पहले तो हम टेंस और टाइम यानी जो ये काल है और समय, इसके बारे में जानकारी ले लेते हैं। जो टेंस और टाइम है बहुत से इसको बच्चे नहीं जानते हैं। जो समय है तत्कालिक समय जो बीत रहे हैं, और जब एक लंबा युग बीत जाता है, लंबा समय बीत जाने के बाद हम उसको काल नाम दे देते हैं। ठीक, हम प्रागैतिहासिक काल के बारे में पढ़ेंगे। प्रागैतिहासिक काल यानी एक ऐसा काल जिसमें न तो कोई लिपि लिखी गई, न तो कोई लिपि लिखी गई और न ही उसका कोई साक्ष्य मिलता है, उसका कोई साक्ष्य मिलता है। यानी एक ऐसा काल जिसमें न तो कोई लिपि लिखी गई और न ही उसका कोई साक्ष्य मिलता है, और न ही उसे पढ़ा जा सका और पढ़ा भी नहीं जा सका। नहीं जा सका। आप समझ सकते हैं कि जब किसी भी चीज का कोई प्रूफ ही नहीं मिलेगा तो हम उसको अध्ययन कहाँ से करेंगे। यानी जिस काल में हम लिपि मिली ही नहीं, कोई लिपि का साक्ष्य नहीं मिला, न कुछ लिखा हुआ मिला और न ही उसका कोई साक्ष्य भी मिला, कोई प्रूफ नहीं मिला, तो हम उसको पढ़ भी नहीं सकते और उसे पढ़ा भी नहीं जा सका। ये क्या कहलाया? प्रागैतिहासिक काल। यानी एक ऐसा काल जिसमें न तो कोई लिपि लिखी गई और न ही उसका कोई साक्ष्य मिलता है, उसे हम बोलते हैं, और उसे पढ़ा भी नहीं जा सका, उसे हम बोलते हैं प्रागैतिहासिक काल। अगले काल के बारे में हम चलेंगे, इसको भी हम 3 पार्टों में बांट करके पढ़ते हैं, अभी आगे देख लेते हैं। अगला है आद्य ऐतिहासिक काल। एक ऐसा काल इसमें लिपि तो लिखी गई और उसका साक्ष्य भी मिला, पर उसे पढ़ा नहीं जा सका, यानी एक ऐसा काल जिसमें लिपि लिखी गई और उसे साक्ष्य भी उसका मिला, हमें प्रूफ मिला, लेकिन हम पढ़ नहीं पाए, उसको पढ़ा ही नहीं जा सका। ऐसे काल को हम बोलते हैं आद्य ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल जिसमें लिपि लिखी गई और उसका हमें साक्ष्य भी मिला और हम आज पढ़ भी रहे हैं। आज
यानी एक ऐसा काल जिसमें लिपि लिखी गई, उसका साक्ष्य भी मिला और आज हम पढ़ भी रहे हैं, एक ऐतिहासिक काल। अब हम तीनों के पार्टों में बात करेंगे कि जो प्रागैतिहासिक काल है इसमें क्या आता है। जो प्रागैतिहासिक काल है इसमें हमारा आता है पाषाण युग। पाषाण युग, पाषाण युग का मतलब, पाषाण का मतलब होता है पत्थर और युग का मतलब उसका काल जो चला, यानी पत्थरों का जो काल चला, पत्थरों का जो समय मिला उसे हम पाषाण युग कहते हैं। वो प्रागैतिहासिक काल में आता है। आद्य ऐतिहासिक काल में सिंधु घाटी की सभ्यताएं आती हैं। सिंधु घाटी की सभ्यता, इसी को हम बोलते हैं कांस्य युगीन सभ्यता, जिसके बारे में भी हम विस्तृत आगे चर्चा करेंगे। ऐतिहासिक काल में तो जो हम इतिहास आज अध्ययन कर ही रहे हैं, ये सारी चीजें रही। आप एक बार इसको पढ़ेंगे, इस इंसार्ट भी ले लेंगे, आगे हम इसके बाद विस्तृत अध्ययन करें। इसमें कोई भी चीज जानने से पहले जो भी चीजें हैं उनके वर्डों के बारे में हमें समझना है कि जो वर्ड है समझ में आ रहे हैं कि नहीं। अगर हर वर्ड लिखा हुआ समझ में आएगा तो जितनी भी भाषाएं बताई जा रही हैं सारी चीजें समझ में आ जाए। जो प्रागैतिहासिक काल है हम इसके बारे में अब अध्ययन करेंगे, तो हम इसको दो पार्टों में बांट करके पहले अध्ययन करते हैं। पहला है जिसमें हम पढ़ेंगे वो है पाषाण युग, और अगला है ताम्र युग। ये बहुत लंबा समय चला, इसका बहुत लंबा समय रहा है पाषाण युग का। और ताम्र युग को भी हम देख लेते हैं। जो ताम्र युग है इसके बारे में अगर हम अध्ययन करते हैं तो ये रहेगा 3000 ईसा पूर्व से लेकर 2000 ईसा पूर्व तक। थोड़ा सा समझना है कि यहाँ पर ईसा पूर्व और ईसवी क्या है, इन सारी चीजों को भी जानकारी में हमें लेकर के चलना है। तो ईसा और ईसवी पूर्व बहुत बच्चे इसको भी नहीं समझ पाते हैं। एक थे ईसा मसीह। ईसा मसीह ईसाई धर्म के संस्थापक। ईसा मसीह का जो जन्म हुआ 1 ईसवी को हुआ, 1 ईसवी को। इसीलिए जो हमारे भारतीय इतिहासकार हुए उन्होंने ईसा मसीह के जन्म को 1 ईसवी को ही मेन तिथि मान ली, और इन्होंने बताया कि जो 1 ईसवी के पूर्व की निर्धारित तिथियां होंगी, यानी बिफोर ऑफ चीयरेस्ट, इसको हम बोलेंगे ईसा पूर्व, यानी ईसा मसीह के जन्म के पूर्व की तिथियां ईसा पूर्व कहलाएंगी, बिफोर ऑफ चीयरेस्ट। और इन्होंने बताया जो इसके आगे की ईसवी की आने वाली आगे की तिथियां होंगी, ये होंगी एनो डोमिनी, और इसी को बोलते हैं कॉमन एरा। एरा का मतलब होता है युग, जिसका मतलब होता है ईसवी। यानी ईसा मसीह के जन्म के जो 1 ईसवी को हमने मेन मुख्य तिथि माना हुआ है, इसके तिथि के पूर्व में अगर हम जाएंगे तो जो तिथियां हमको मिलेंगी उसको हम ईसा पूर्व, और इसके 1 ईसवी के आगे आने वाली तिथियों को हम ईसवी नाम देंगे। अब शॉर्ट फॉर्म में भी कभी कभी लिख देता है, एनो डोमिनी को एडी लिख देगा। एडी का मतलब इसी एनो डोमिनी यानी ईसवी होता है, और इसको हम शॉर्ट फॉर्म में सीई भी लिख सकते हैं, कॉमन एरा। और इसको लिखने के लिए शॉर्ट फॉर्म में ईसा पूर्व को हम बीसी भी लिख सकते हैं, बिफोर ऑफ चीयरेस्ट, यानी 1 ईसवी। यानी इसका मतलब बीसी हम लिखते हैं कहीं तो इसका मतलब होता है ईसा पूर्व, और सीई लिखते हैं या एडी लिखते हैं तो इसका मतलब एई। ईसा मसीह जो जन्म हुआ 1 ईसवी को हुआ, इसके पूर्व की तिथियां हमें ईसा पूर्व, आगे आने वाली तिथियां ईसवी। ईसवी हमेशा सदैव आगे बढ़ती जाएगी, हमेशा आगे बढ़ती जाएगी, लेकिन जो ईसा पूर्व है ये हमेशा बैक पीछे की तरफ भागते हुए जाएगा, आएगा इतिहास में। जैसे देखेंगे उदाहरण 3000 ईसा पूर्व से 2000 ईसा पूर्व, यानी जो ये 3000 बीसी है ये पीछे की तरफ भाग रहा है, देख रहे हैं।
ये पीछे की तरफ जा रहा है, यानी ईसा मसीह वो बैक डेट में जाता है हमेशा, लेकिन जो ईसवी होता है एडी या सीई कॉमन एरा, वो हमेशा आगे की तरफ जाता है। पाषाण युग को हम 3 पार्टों में बांट करके पढ़ते हैं। पाषाण युग को हम 3 पार्ट में बांट करके पढ़ेंगे। पहला है पूरा पाषाण काल, पूरा पाषाण काल, और जो दूसरा है ये है मध्य पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, और जो तीसरा है वो है नवपाषाण, नवपाषाण काल। अब हम पूरा पाषाण काल को 3 पार्टों में बांट करके पढ़ते हैं। आप बनाएंगे भी, इस संरचना को बना करके रखेंगे। पूरा पाषाण काल को हम 3 पार्टों में बांट करके पढ़ते हैं। पहला पढ़ते हैं निम्न पूरा पाषाण काल, पूरा पाषाण काल। दूसरा है मध्य पूरा पाषाण काल, पूरा पाषाण काल। फिर अगला है उच्च पूरा पाषाण काल। अभी तीनों के बारे में हमें अध्ययन करना है और इनके अध्ययन के बाद ही हम आगे बढ़ेंगे। आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और आप लोगों से अपील करना चाहता हूं कि उमाकांत यादव सर का जो चैनल है इसको सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और थोड़ा धैर्य बनाए रखें। जो बेहतरीन कंटेंट है उसको प्रोवाइड किया जाएगा। थोड़ा नया क्लासेज का सेटअप है, तो 1-2 दिनों का 3 दिनों का टाइम लगेंगे, लेकिन बेहतरीन कंटेंट के साथ हम इसको प्रोवाइड करेंगे। धन्यवाद, प्रणाम।